अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ST100 का पार्ट डी और इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे 73 से लेके 100 तक। सो लेट्स स्टार्ट। 73 क्वेश्चन है हमारे पास। आपने फाइंड करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो वेरिएंस होता है, द वेरिएंस इज़ द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम मीन। तो ये इसका फार्मूला है। इसमें समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n, ठीक है। और वेरिएंस का फार्मूला ये हो गया। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। अगर हम वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको करवाता हूँ कि जैसे हमारे पास एक x है 5, ठीक है, 6 और 4 कह लें, ठीक है। हमने इसका निकालना है वेरिएंस, ठीक है। तो फार्मूले की अकॉर्डिंग हमें चाहिए x माइनस एक्स बार, ठीक है, और हमें चाहिए एक कॉलम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए इसमें x बार, ठीक है। तो x बार कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। तो x बार का हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। तो 15 को मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे। नंबर ऑफ़ वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 है। तो हमारे पास x बार आपका आ गया 5, ठीक है। तो आपने डेविएशन लेना है, जैसे 5 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, 6 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 1, 4 माइनस 5 इज़ इक्वल टू -1। आपने इसका स्केयर ले लेना है, ठीक है। इन्हीं वैल्यू का स्केयर, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो आंसर इज़ इक्वल टू 2 इक्वल आ गया आपके पास। अब जो वेरिएंस का फार्मूला है, ठीक है, समीशन x माइनस एक्स बार का स्केयर, ठीक है। तो ये स्केयर हमारे पास 2 आ गया और डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो इसको हम, ये हमारे पास क्या है? वेरिएंस है, ठीक है। वेरिएंस को हम सिग्मा स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं और एस स्केयर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा उसको सिग्मा स्केयर से, और जो सैम्पल का होता है उसको हम एस स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे अगर मैं 2 है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है मेरे पास? 3 हैं। तो ये अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.666, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 0.66। अब अगर मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहूँ तो मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लूँगा इसका, ठीक है। तो वो आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं 0.66 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लूँ तो वो आ जाएगा 0.81, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका ये एस से रिप्रेजेंट करेंगे या सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सिग्मा स्क्वायर से या एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। उससे नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसा कि ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगी आपका वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा आपका रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसका फार्मूला है कि अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर दें तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाता है आपके पास। उसके बाद है कि एक पेरिसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है। ये स्क्यूनेस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसका फार्मूला होता है आपके पास 3 इंटू मीन माइनस मीडियन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी वैल्यूज़ आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो गिवन होंगी कि मीन की वैल्यू ये है, मॉड आपके पास ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास ये है। आप कैलकुलेट करके दो पेरिसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हुए 3 इंटू मीन माइनस मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज़ वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 0.34374, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपके पास पेरिसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। उससे नेक्स्ट चलें जी, हार्मोनिक मीन निकाला हुआ है, पहले भी हम डिस्कस किया है। ये x है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया 1/x, यानी कि 1/13, 1/14 सारी वैल्यूज़ को सम किया। ये फार्मूला इसका n ओवर समीशन इंटू 1/x। 1/x का सम जो हमारे पास आया ये आया। n नंबर ऑफ तादाद 5 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर बन गया। उसके बाद है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मीन दिया गया है, सिग्मा दिया गया है, और उसने कहा है कि लेस दैन 29 अंडर कर्व दी वैल्यू जो है हमें फाइंड करके दो। इसमें होता ये है कि 2 तरह की आपको वैल्यूज़ आती हैं। एक होती है आपने x की वैल्यूज़ निकाल के देनी, और एक होती है z की वैल्यू निकाल के देनी। अगर तो x की वैल्यू कहेगा, ठीक है, तो आपको साथ म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू भी गिवन होगी,
ठीक है। अगर जी की होगी तो अगर एक्स में हमें म्यू और सिग्मा दिया गया होगा तो हम एक्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जी में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर पहले से हमारे पास वैल्यू जी में कन्वर्टेड होगी तो हम उसको जी में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी वैल्यू पहले ही जी में कन्वर्टेड है। तो जी जो है एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल का फार्मूला है, वो होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू एक्स की दी गई है, वो है 29 है, ठीक है। और जो आपका मीन है उसकी वैल्यू भी गिवन है, वो 55 है, ठीक है। और जो सिग्मा है उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है, वो है आपके पास 10, ठीक है। तो ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.5, ठीक है। अब जो हमारा एरिया है हमने वो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये देखें -2.5 वाला हमारे पास ये आ गया, ये जी में चेंज होके आ गया। अगर कहीं पे हमें कहा जाता है कि जी की वैल्यू फाइंड करके दो, लेट्स सपोज, तो हम ऑलरेडी ये हमारे चेंज है तो हम इसको दोबारा इसमें चेंज नहीं करना था क्योंकि ये पहले से हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल में फॉर्म बनी हुई है। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए इसका कंसेप्ट समझिएगा। नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी रेंज होती है -∞ से +∞, ठीक है। और इसकी शेप जो होती है वो सिमेट्रिकल सी होती है, ठीक है। इसमें हमारा 0.5 एरिया जो है वो इधर होता है, ठीक है, 0.5, और 0.5 ही हमारा एरिया इधर होता है। इधर वाला एरिया हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव लेते हैं बिकॉज इधर नेगेटिव वैल्यूज यूटिलाइज करनी है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़। अब वैल्यू आई है आपके पास -2.5, -2.5 कहीं पे यहीं पे आपके पास वैल्यू आएगी। और उससे कहा है उसने लेस वाला एरिया फाइंड करना है। कौन सा एरिया फाइंड करना है? लेस वाला, ठीक है। जैसा कि कंडीशन में आपको बताया गया है कि लेस देन 29। अब 29 को मैंने चेंज कर लिया जी में चेंज किया तो हमारी वैल्यू आई 2.5 वाली, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू अब क्या बन जाएगी? जी बन जाएगी, ठीक है। तो -2.5 की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको एवेल्यूएट कैसे करना है? हमारा इधर वाला 0.5, ये वाला 0.5। मैं आपकी इसकी एग्जांपल ऐसे समझाता हूँ कि एक कर्व है मेरे पास, लेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक। हमें पता है कि ये टोटल जो इस कर्व की लेंथ है वो है, मैं कहता हूँ कि 7 है, ठीक है। हमें चाहिए ये वाला एरिया, ठीक है। अगर मुझे भी ये पता चल जाए कि मेरे पास ये वाला एरिया कितना है, मैं कहता हूँ कि ये एरिया मेरे पास 5 है, तो मैं ये वाला एरिया निकाल सकता हूँ कैसे कि मैं टोटल में से ये 5 निकाल दूँ अगर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 क्या है? मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया है। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया होता है 0.5, ठीक है। 0.5 जो है एरिया हमारा टोटल एरिया हो गया। अब जो आपका टेबल होता है ना एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व वाला, वो आपको इस 2.5 के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ दे देता है। लेट्स सपोज ये हमारा यहाँ पे 0 होता है। 0 क्यों होता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल में जो आपका मीन होता है वो 0 होता है और जो वेरिएंस होता है वो 1 होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके सेंटर में यहाँ पे आपका म्यू जो है यहाँ पे लाइज करता है, मीन भी यहीं लाइज करता है, मीडियन भी और मॉड भी सेंटर वैल्यूज़ यहाँ पे लाइज करती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस में। तो एरिया अंडर द नॉर्मल टेबल ने हमें यहाँ से 0 से लेकर 2.5 की वैल्यू जो है वो दे देनी होती है। आपको एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व दिखाता हूँ। ये होता है जी एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। इसमें से अगर देखें हम 2.5 की वैल्यू को देखें, ठीक है, तो 2.5 की वैल्यू देखें 0.4938 है, ठीक है। तो पहली वैल्यू को देख लेना है। अगर वो 2.51 होता तो हम यहाँ पे चले जाते। ये है 0.4938। तो मैं क्या करूँगा कि 0.5 में से 0.4938 वाला जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। इसी तरह ये देखिए बिल्कुल उसने वैल्यू जो 0.05 से निकाल के हमारे पास आंसर आ गया 0.0062। ये वाला जो एरिया है आपका ये रिक्वायर्ड एरिया था। उसके बाद है जी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कार्ड आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। हमारे पास टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक है। और अगर उसमें से हम एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है? 1/52 होती है। उसके बाद यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे कहते हैं? 2 इवेंट्स ए एंड बी ऑफ ए सिंगल एक्सपेरिमेंट सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। ये मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ क्या हो, कॉमन ना हो, दोनों क्या हों? डिसजॉइंट्स हों, या दोनों एक ही टाइम पे अकर ना हो सकते हों। तो जैसे कि हेड एंड टेल, ठीक है जी, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
बिकॉज हेड की प्रॉबिलिटी भी उतनी है और टेल की प्रॉबिलिटी भी इतनी है, ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। उसके बाद है जी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज इक्वल टू द एंटायर सैम्पल स्पेस, ठीक है। ये MCQs आया हुआ था कि अगर जो आपके पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं कि यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूनियन ले लेंगे तो वो क्या कहलाते हैं आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स के होते हैं। यूनियन किसे कहते हैं कि अगर दो सेट का यूनियन लेंगे तो उसमें जितने भी अरकान होते हैं ए में और बी में उनको हम मिला के लिख देते होते हैं। उसके बाद है जी हाउ मेनी परमुटेशंस। परमुटेशन का फार्मूला होता है NP-R वाला, n का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई किया, 3 से 2 निकाला तो 1, तो 3 का फैक्टोरियल रह गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। उसके बाद है जी वाई टी डिस्ट्रीब्यूशन इज होल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटरमाइंस द शेप ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन, थस there is different t distribution for each number of degree of freedom, that's why it's called the whole family of distribution। और यानी कि t distribution जो होती है उसकी शेप जो होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसको डिटरमाइन करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है कि कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है उसका फैलाव जो है वो कितना है अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम के तहत। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतनी उसकी स्कैटरनेस उसका फैलाव होगा, तो उसकी डिफरेंट शेप्स बनेंगी क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है वो होती है -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। और टी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। उसके बाद सारी डिस्ट्रीब्यूशन बाकी जितनी भी हैं उनकी रेंज कम होती है। लाइक काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी भी 0 टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होल मदर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस कहेंगे, ये हमारे पास काई स्क्वायर की भी होती है और एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज भी हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी होती है। तो दैट्स वाई जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या कहलाती है, जो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। उसके बाद है जी फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टल आपको दिया गया है, मिड क्वार्टल की आपने वैल्यू निकाल के देनी है। तो मैंने बताया था कि मिड क्वार्टल कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। तो ये फर्स्ट और 3 को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया तो आपका 75 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी 86 आपने निकालना है। कहता है ए और बी आपके पास एक सेट है, उसमें जो कम्बिनेशन निकालने हैं एक्स के, ये है सेट आपका। कम्बिनेशन वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए आपने एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये 2 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल जो कि 1 के इक्वल हो गया। तो दैट्स वाई ये ओवरऑल भी आपका जो बन गया 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। उसके बाद अभी सैम्पल ड्रा करने हैं आपने। कहता है रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ 2 के आपने ड्रा करने हैं विद रिप्लेसमेंट पे। ये आपका जो पॉपुलेशन है ये है 0 to 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सैम्पल्स के बारे में बताऊँ कि ये 0 to 5 है। इसका उसने कहा है कि आपने विद रिप्लेसमेंट करना है। तो विद रिप्लेसमेंट जो नंबर सैम्पल होते हैं वो बनते हैं n की पावर n, ठीक है। और जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो आपकी सैम्पल साइज़ की तादाद जो होती है वो हम मालूम करते हैं NCN के तहत, ठीक है। ये है विद रिप्लेसमेंट के लिए और ये है विद आउट रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो हमने कहा गया है विद रिप्लेसमेंट के तहत, तो यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन की तादाद कितनी है 3 है, ठीक है। और सैम्पल साइज़ कितना उसने कहा है 2 का बनाना है। तो अगर 3 की पावर 2 कर देंगे तो हमारे पास सैम्पल्स कितने बन जाएंगे, 9 सैम्पल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हमने 9 सैम्पल्स जो है यहाँ से ड्रा करने हैं। फिर उसका क्या करना है आपने, उसने कहा है कि आपने बनाने हैं, ये देखिए n जो आपको दिया गया है 2 है और पॉपुलेशन साइज़ आपका 3 है। तो 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो ड्रा आपस में और सैम्पल मीन निकालना है इसका। तो जो सैम्पल ड्रा करने का मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सैम्पल कैसे ड्रा करने हैं। ये थी 0 to 5। तो सैम्पल ड्रा करने का मेथड ये है कि 0 0 सबसे पहले 0 0 ले लिया, फिर 0 2, ठीक है, फिर 0 5, ठीक है। उसके बाद 2 0, ठीक है, 2 0 के बाद आपका 2 2, ठीक है, फिर अगेन 2 5, ठीक है। उसके बाद 5 0, ठीक है, ये 5 ले लिया और 0 ले लिया, फिर 5 और 2 ले लिया, ठीक है, फिर लास्ट पे 5 एंड 5 ले लिया। अब इसका आपने मीन लेना है। मीन कैसे लेना है, दोनों सैम्पल्स को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। 0 + 0 0 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। 0 + 2 2 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 0 + 5 इज इक्वल टू 5 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, ठीक है। इस तरह इन वैल्यूज़ को आपने क्या निकाल लेना है, मीन निकाल लेना है तमाम वैल्यूज़ का, ठीक है। ये देखिए मीन निकाल के दे दिया। 2 + 2 इज इक्वल टू 4 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ को आपने मीन निकाल दिया, ये सैम्पल ड्रा कर दिया।
नेक्स्ट है जी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल नोटेड बाय वाई एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल नोटेड बाय एक्स। द रिएक्शन टाइम विल बी नोटेड बाय वाई एंड द परसेंटेज ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम इज़ एक्स। अच्छा, ये होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, जैसे ये लीनियर इक्वेशन नीचे बना के दी हुई है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है वाई इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो ए प्लस बी एक्स हमारे पास ये इक्वेशन है आपके पास। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने बताना होता है कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा होता है। इसमें वाई जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक्स जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ये ए जो है आपके पास ये होता है इसका इंटरसेप्ट, और जो बी होता है ये आपके पास होता है स्लोप भी कहते हैं और इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन में आपने लिखना होता है कि आ जाता है क्वेश्चन के वाई इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये डिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट, ये आपका इंटरसेप्ट, ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ होते हैं। डिपेंडेंट मीन कि आप किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट आप इस चीज़ में किसी की चीज़ के बारे में आप आज़ाद हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ सन और टेम्परेचर की। आपका एक्स जो है टेम्परेचर, आपका जो सन है, ठीक है, दिस इज़ इंडिपेंडेंट, और टेम्परेचर जो है ये डिपेंडेंट, ठीक है। बिकॉज जो टेम्परेचर है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सन पे डिपेंड कर रहा है। सन जो सूरज जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो किसी चीज़ पे डिपेंड करना वो डिपेंडेंट वेरिएबल, और किसी चीज़ का इंडिपेंडेंट होना ये इसकी अपनी मर्ज़ी है सूरज की, ठीक है। ये अपने टाइम पे आता है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन हम जो टेम्परेचर जो है ये डिपेंड करता है सूरज पे। तो इसी तरह उसने हमारे पास जो एग्जांपल उसने पीछे दी हुई थी वो कहा पूछा हुआ था कि हम किसी भी मेडिसिन यूज़ करते हैं, दी रिएक्शन टाइम विल बी डिनोटेड बाय वाई। कहता है कोई ड्रग देते हैं परसेंटेज को, अच्छी आपको MCQs भी आया हुआ था कि परसेंटेज ऑफ ड्रग इन ए ब्लड स्ट्रीम बाय एक्स, कि हम अगर कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं कि मेडिसिन लगाते हैं। मेडिसिन जो लगानी है वो इंडिपेंडेंट है, मेडिसिन नहीं कहती कि मुझे लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। आप उसको लगाते हैं, वो इंडिपेंडेंट है। अब वो जो पेशेंट होता है वो कितनी जल्दी ठीक होता है उस पर असरअंदाज होती है या नहीं होती, ठीक है। वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपकी डोज़ पे डिपेंड कर रही है। बिकॉज जितनी ज़्यादा डोज लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा, पेशेंट मतलब अच्छा जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो देयर इज़ ए इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट रिलेशन। उसके बाद होता है जी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। जी स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे होता है इसी तरह रिग्रेशन लाइन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्स एंड वाई डू नॉट फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन बट दे स्कैटर्ड अवे फ्रॉम इट। द डिग्री ऑफ स्कैटर्ड ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू अबाउट द रिग्रेशन लाइन इज मेजर्ड बाय व्हाट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ऑन वाई ऑन एक्स। ये वाई ऑन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, वाई डॉट एक्स ये इसका फार्मूला है, ठीक है, रिग्रेशन लाइन का। उसने कहा है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का अगर डिफरेंस लेंगे हम उसके अकॉर्डिंगली रिग्रेशन लाइन से तो वो कहलाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका ये फार्मूला है। उसके बाद है जी कोरिलेशन। व्हाट इज़ कोरिलेशन? कोरिलेशन कहते हैं जी दी कोरिलेशन इज़ दी मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। दो रैंडम वेरिएबल्स के दरमियान उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कहलाती है लीनियर रिलेशनशिप में, वो कहलाती है आपकी कोरिलेशन कहलाती है। मेजर द स्ट्रेंथ और द डिग्री ऑफ, स्ट्रेंथ कह लें या डिग्री कह लें, रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। अब इसमें रैंडम वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? अच्छा, ये जो ऊपर एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन की है इसमें वाई जो है आपका रैंडम वेरिएबल है और जो एक्स जो है आपका नॉन रैंडम वेरिएबल है। ये भी MCQs में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये नॉन रैंडम वेरिएबल क्यों है? ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीन कि ये आपको किसी पे डिपेंड नहीं करता, कि नॉन रैंडम है। और इस इंडिपेंडेंट पे बहुत से रैंडम वेरिएबल्स डिपेंड कर सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये y इज़ इक्वल टू a प्लस बी है, तो इसमें हमारे पास होता है ये x मैंने कहा था आपके पास इंडिपेंडेंट है, ये नॉन रैंडम भी होगा, ठीक है। अब जो टेम्परेचर है इस पर बहुत सारा, जो सन जो है इस पर बहुत सारे चीज़ें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं, बहुत सी रैंडम चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि रेन जो है वो सूरज पे डिपेंड करती है, ठीक है, सूरज को असरअंदाज होता है, बादल आ जाते हैं, कोई और फैक्टर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट पे रैंडमली मतलब असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो होते हैं आपके पास रैंडम, और जो इंडिपेंडेंट होता है वो होता है आपका नॉन रैंडम। ये भी MCQs में आ जाता है कि डिपेंडेंट क्या होता है, जी नॉन रैंडम क्या होता है और रैंडम क्या होता है। उसके बाद है जी पीयरसन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये फार्मूला है इसका,
ये इसकी रेंज है -∞ टू +∞ तक, -1 से +1 तक, ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव होगा, अगर 0 से 1 के दरमियान आपका पीयरसन कोफिशिएंट और कोरिलेशन होगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर इक्वल टू 0 होगा नो कोरिलेशन होगी, और अगर नेगेटिव होगा तो 0 से -1 के दरमियान वैल्यूज़ आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई वैल्यू आ जाती है 0.4, ठीक है, तो या 0.4, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरे पास कौन सा कोरिलेशन बन रहा है, ये मेरे पास पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि पॉजिटिव की रेंज क्या है 0 से लेके 1 तक। और अगर हमारे पास R जो है R 0 हो जाता है तो नो कोरिलेशन, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है लाइक 0.1 या 0.2, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या बनेगा, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक हो गया। उसके बाद यदि सेट ऑफ लाज, ये सेट के लाज हैं, आप लोगों ने खुद पढ़ लेने हैं। यूनियन में दिया गया एसोसिएटिव लाज हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लाज हैं, अडम्पोटेंट हैं, आइडेंटिटी लाज हैं। ये नेक्स्ट है, यूनियन मालूम किया हुआ है। इनका यूनियन आपको मालूम करना आता है कि दोनों सेट्स में जो मौजूद होते हैं, जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 19 जो है आपके पास सेट ए में है, बी में 12, 13, 14, 15 और 16 से। इनको आपने यूनियन कर लेना है। सम वैल्यूज़ को, जितनी वैल्यूज़ भी हैं इनमें सेट में, उन सबको मिला के लिख देना है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16 और 19 वैल्यूज़ जो हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं मिला के लिख दी। यूनियन आपने कर लिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है आपने प्रूव करनी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहले आपने ए यूनियन बी निकाल लेना है, फिर जो इसका आंसर आए उसका आपने यूनियन ले लेना है सी के साथ। ये देखिए ए यूनियन बी मैंने निकाला 1, 2, 3, 5, यानी कि 1, 2, 3 और 5 यूनियन ए यूनियन बी आ गया। फिर इस यूनियन का नेक्स्ट यूनियन लिया मैंने सी के साथ, वो है 2, 4 और 6 के साथ, तो ये आंसर आ गया आपके पास। कहता है ये प्रूफ करके दो कि दोनों बराबर होती हैं। फिर आपने क्या करना है कि पहले बी यूनियन सी ले लेना है, ठीक है। ये बी यूनियन सी मैंने लिया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। इसका यूनियन मैंने ए के साथ लिया तो वो भी ए 2, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ गया। तो दोनों ये प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी ये इक्वल हो गई हैं। तो हैंस प्रूव दैट के यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जो कौन सा लॉ है आपका, ये लॉ बनता है आपका एसोसिएटिव लॉ, जो ये यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 में आपने क्लासिकल और प्रायर डेफिनेशन बतानी है प्रोबेबिलिटी की। तो ये फार्मूला इसका होता है कि पी ऑफ ए ये कब होल्ड करती है, कहता है कि इफ़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन परस्यूड एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्विलाइकली आउटकम्स इफ एम आउट ऑफ द आउटकम आर कंसिडरेबल फेवरेबल है occurrence of a certain event A, then the probability of event A denoted by P of A, it is defined as ratio m over n, ठीक है। हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये इसका फार्मूला है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का, ये सब्जेक्टिव अप्रोच है इसकी। उसके बाद यदि PDF आपने लिखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आपने याद करना है f of x इज 1 over सिग्मा 2 पाई की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू और सिग्मा का स्केयर। इसकी जो रेंज होती है वो होती है -∞ से +∞ के दरमियान। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, म्यू एंड सिग्मा। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बताता चलूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो मीन है और सिग्मा है रिप्रेजेंट होते हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से, यानी कि म्यू इसका मीन है और सिग्मा इसका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये जो नॉर्मल कर्व होती है सिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस होती है। सिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि जो हमारी नॉर्मल कर्व होती है इस तरह की, ये कभी भी नेवर टचेज टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ये इसने एक्स एक्सिस को टच कभी नहीं करना, दिस इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जो नॉर्मल कर्व है इसने कभी भी ये एक्स एक्सिस को यहाँ से देखिए टच नहीं करती, दैट्स वाई इट्स एसिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि इसमें जो म्यू 3 होता है वो 0 होता है। जितने भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो 0 होते हैं। नेक्स्ट है जी रेशियोज, इसमें बीटा 1 जो है 0 के इक्वल होता है और बीटा 2 जो है वो 3 के इक्वल होता है। मूवमेंट रेशियोज जो होते हैं वो बीटा 1 और बीटा 2 होते हैं, ठीक है। इसमें बीटा 1 जो है इक्वल टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 के इक्वल होगा और जो बीटा 2 होगा आपके पास वो होता है आपका 3 के इक्वल, ठीक है, बीटा 2। तो बीटा 1 एंड बीटा 2 मूवमेंट रेशियोज कहलाते हैं। उसके बाद है जी आपके पास नेक्स्ट है कि आपने ये इंटरवल्स दिए गए हैं। इंटरवल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो 68.28 होता है जब म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ये होता है एक्चुअली जी इंटरवल हमारे पास एक होती है कर्व में होता है डेविएशंस, ठीक है। ये है नॉर्मल कर्व। वो कहता है कि म्यू जो है दरमियान में लाइज करता है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि मीन मीडियन मॉड जो है सेंटर में लाइज करते हैं। म्यू भी यहीं लाइज करता है, मीडियन भी यहीं होता है और मॉड जो है वो भी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि ये तीनों जो है सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी वो कहता है म्यू प्लस माइनस सिग्मा, यानी कि इधर मैंने बताया था पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर मैंने बताया नेगेटिव वैल्यूज़। तो पॉजिटिव मीन वो कहता है कि यहाँ पे कहीं पे हमारे पास कोई वैल्यू ऐड होगी। लेट्स सपोज सिग्मा मीन
स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ के थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा डेविएशन बढ़ के इधर चला गया, इधर माइनस की तरफ चला गया, इधर पॉजिटिव की तरफ चला गया, ठीक है। तो उसने कहा है कि यहाँ तक जो एरिया हमारा होगा, हमारा जो टोटल एरिया जो होगा हमारा जो डाटे का, वो 68 पॉइंट समथिंग जो है ना ये लाइज कर जाता है इतनी डेविएशन में। ये जो डेविएशन मैंने बनाई है यहाँ तक डेविएशंस में हमारा जो डेविएशन होगा वैल्यूज़ का वो 68.26 तक लाइज कर जाता है। 68.26 तक हमारा जो डेविएशन यहाँ तक लाइज कर जाता है। अब डेविएशन अगर बढ़ जाए यहाँ तक आ जाए, ठीक है, फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के, ठीक है। तो फिर आ जाता है 3 सिग्मा, ठीक है, वो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाती है 0.3 सिग्मा, ठीक है। तो उसने कहा है कि इन तीनों वैल्यूज़ का जो डेविएशन है ये इतना आ जाता है, यानी कि 68.26 आपका सिग्मा 1 तक, और सिग्मा 2 जब होगा तो 95.44 तक, और जब सिग्मा आपका 3 सिग्मा होगा तो 99.73 से टोटल एरिया जो है वो लाइज कर जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जो है आपके पास 1 होता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू यूनिटी या 1 भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस किया, मैंने जो क्वेश्चन करवाया वहाँ पे बताया आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1 इज नॉन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम इस तरह लिखेंगे n, यानी कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू कितना हो गया 0, और सिग्मा क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। ये है हमारे पास इसका फार्मूला जी का x माइनस म्यू, और सिग्मा जो पीछे मैंने क्वेश्चन करवाया वो इसी वे से करवाया आपको। तो उसके बाद कहता है कि रूल ऑफ थंब दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन टू द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है बायनोमियल को अप्रोच कर जाती है, कब करती है, इफ़ एन पी या एन क्यू आर इक्वल टू द ग्रेटर दैन 5। ये होती है जी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल में जो हमारे पास होता है ना बायनोमियल, ठीक है, बाई मीन 2, ठीक है, इसमें हमारे पास 2 आउटकम्स होते हैं, एक और से पैरामीटर जो होते हैं वो 2 पैरामीटर्स होते हैं P एंड Q। इसमें जो n होता है वो नंबर ऑफ़ ट्रायल होता है, हमने ये एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा करना है, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो होता है NP, ठीक है, और जो इसका वेरिएंस होता है वो होता है NPQ, ठीक है। ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, इसका मीन और वेरिएंस जो है। अब वो कहता है कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल को अप्रोच करती है कब, जब कहता है ये NP ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 हो जाए, या NQ, ठीक है, ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 5 हो जाए, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। अब Q यहाँ पे क्या है, P है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो यहाँ पे P जो होता है वो 1 माइनस Q के इक्वल होता है, ये बायनोमियल की बात कर रहा हूँ, और Q जो होता है ये भी होता है 1 माइनस P के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बायनोमियल की मैंने सारी डिटेल आपको बता दी। तो अब उसने कहा है कि अगर ये चीज़ हो जाए तो अप्रॉक्सीमेशन बायनोमियल की हो जाए तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल को अप्रोच कर जाती होती है। उसके बाद यदि हमने निकालना कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए, जब म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे तो हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, जी वाली डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला इसका x बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा और n अंडर रूट। ये जब 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा तो जी की वैल्यू 1.96 होगी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाना है। ये x बार आपको गिवन होता है, सिग्मा भी गिवन होता है और n भी आपको गिवन होता है। उसके बाद है जी उसने कहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू दिया गया है, सिग्मा दिया गया है, परसेंटेज कैसे बताना है, फॉल बिटवीन 16 एंड 24। उसने कहा है कि एरिया निकाल के दो 16 और 24 के दरमियान, ठीक है। तो हमने पहले जी जो है वो फाइंड किया, तो हमने 16 हमारी इनिशियल वैल्यू थी x की, x1 था हमारा 16, उसकी वैल्यू निकाली -1, और फिर हमने x2 जो हमारे पास था वो था 24, उसकी वैल्यू निकाली 1 तक। तो हमने बता दिया कि एरिया जो है इस केस फॉल में, ये एक्चुअली ये प्रॉबिलिटी नहीं है उसने पूछी हुई, उसने सिर्फ केस फॉल पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ केस फॉल, यानी कि जो प्रॉपर्टी हमने की है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये वाली, ये केस फॉल हमें देता है, वैल्यूज़ का इंटरवल देता है कि कितना इंटरवल इन वैल्यूज़ के दरमियान में आएगा। तो मैंने दो रेंज निकाल के दे दी, रेंज निकालने के बाद हमें ये आंसर आया, एक -1 आ गया, एक +1 आ गया। तो मैंने केस फॉल बता दिया कि हमारा जो केस फॉल है वो किस किस के दरमियान में आएगा, म्यू ±1 सिग्मा, ठीक है। तो मतलब ये कि -1 से लेके +1 का दरमियान जो हमारा इंटरवल था वो केस फॉल जो इंटरवल जो है हमारा वो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइज करेगा। जैसे ये शेप जो है आपको बना के दिखाऊँ कि ये यहाँ पे कहीं पे 1 आ जाता है पॉजिटिव वाला, ये वाला 1 आ जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये एरिया जो है ये 68 पॉइंट से लेस आ रहा है,
ठीक है। अगर कहीं पे ये वैल्यू हमारी 68 से बढ़ जाती तो हम इसको लिख देते थे कि ये हमारी वैल्यू जो है प्लस माइनस जो वैल्यू गिवन होगी हमारे पास वो लिख के, और नेक्स्ट हमने सिग्मा लिख लेना था। फिर जो एरिया हमारा जा वो 2 सिग्मा नहीं, वो होना था 2 सिग्मा का आना था, ठीक है। यहाँ 3 सिग्मा तक वैल्यूज़ हमारी जो है कंटिन्यूस हो जानी होती थी। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के सर्टन टाइप ऑफ स्टोरेज बैटरी 3.3 ये उसकी एवरेज है और स्टैंडर्ड एविएशन जो है 0.5 है, ठीक है। तो उसके बाद ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, आप 100 तक इसको हम एंड करते हैं, इसका इजाज़त दीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।